2004 के चुनावी नतीजे आए थे। मनमोहन सिंह राष्ट्रपति भवन में उनका शपथ ग्रहण का समारोह था और अगली लाइन में अटल जी बैठे हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी पिछले 50 वर्षों के सबसे सम्माननीय लोकप्रिय नेताओं में से थे। उनके प्रति लोगों का, विरोधियों का भी आदर भाव कुछ अलग तरह का था। 2004 के चुनाव में अटल जी चुनाव हार तो गए थे, लेकिन उस समय की बहुतायत जनमानस के दिमाग में उस रिजल्ट को लेकर या अटल जी के हारने को लेकर एक निराशा जरूर थी। हालांकि विपक्षियों में एक उत्साह था। अटल जी आगे वाली रो में शपथ ग्रहण में बैठे हुए थे। उनके पीछे की रो में उनके पीछे वाली पंक्ति में आवाज़ आई, अटल जी प्रणाम नमस्कार टाइप्स। अटल जी उन दिनों वैसे भी उनका रिएक्शन थोड़ा स्लो होता था। उन्होंने जिधर से आवाज़ इधर से आई थी, उन्होंने दूसरी तरफ सिर पीछे करके देखा तो वहाँ पर सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव तत्कालीन ए.बी. वर्धन और ए. राजा जो कि सीपीआई के नेता थे वो बैठे थे। उन्होंने बाईं तरफ गर्दन पीछे घुमाई और देखा तो सीताराम येचुरी उनको नमस्कार कर रहे थे और प्रकाश करात उनके बगल में सीपीएम महासचिव बैठे थे। अटल जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलिए आप लोग भी यहाँ तक आ गए। नतीजों के बाद उनका स्पष्ट मतलब इस एक लाइन से उन्होंने ये बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी अब भारत की राजनीति की केंद्रीय भूमिका में आ गई है। उसकी इतनी सीटें आ गई हैं कि उसी के समर्थन से अगली सरकार चलेगी। वैचारिक दृष्टि से भाजपा और कम्युनिस्ट दो सिरे। नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पश्चिम बंगाल ने 50 वर्षों में वाम से राम तक का सफ़र कैसे तय किया, इसके बारे में राजनीतिक इतिहास और राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए मैंने सोचा कि कुछ कहानियाँ, कुछ रणनीतियाँ और ये सब कुछ कैसे हुआ और ममता बनर्जी को एक ऐसे प्रदेश में जहां आरएसएस और बीजेपी 50 वर्षों तक लगे रहने के बावजूद कुछ खास हासिल न कर सके थे, वो ममता बनर्जी के आने के 15 सालों के भीतर कैसे सत्ता पर पहुंच गए, या प्रमुख विपक्षी दल वो 5 साल पहले ही हो गए थे और उन्होंने कैसे ये ताज अपने नाम किया। इसकी एक बड़ी एक 16, 17, 18 वर्षों की एक बड़ी शानदार कहानी है। वो मैं आपको अगले कुछ मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल इसकी शुरुआत होती है महात्मा गांधी की हत्या के बाद या उसके पीछे भी, जब भारत की आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की राजनीति करके बंगाल के एक और विभाजन की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी थी। यानी उस 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया था और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ साल पहले से मुस्लिम लीग ने इस तरीके से बंगाल की राजनीति में मुसलमानों के मुद्दे को लेकर इतना पोलराइजेशन किया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके पिता आशुतोष मुखर्जी बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उनके बेटे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही विद्वान, इतने कि 33 बरस की उम्र में कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए थे। और उस विभाजनकारी नीति के खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू सभा, और वो हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। उन्होंने हिंदुओं की बात करना शुरू की और जो तुष्टीकरण या मुसलमानों की राजनीति मुस्लिम लीग ने की, उसके खिलाफ उन्होंने एक आवाज़ उठाई बंगाली अस्मिता के साथ साथ। हालांकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काजी नजरुल इस्लाम, जो बंगाल के बहुत बड़े महानतम कवियों में से एक है, उनके साथ उनका बहुत दोस्ताना था और मुसलमानों में बहुत सारे लोग उनके बहुत करीबी थे। लेकिन अटूट राष्ट्रवाद की उनकी जो परिकल्पना थी, उसको लेकर के उन्होंने हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मज़ेदार बात यह है कि उनके हिंदू सभा के महासभा के अध्यक्ष बनने के बाद महात्मा गांधी ने उसका बहुत स्वागत किया था और उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय के बाद अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहेंगे। उनका बड़ा एक फेमस कोट है जो कि उन्होंने कहा कि मालवीय जी हिंदू मना होते हुए
हिंदू मना कांग्रेसी हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस मना हिंदू हैं। बहरहाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में इसके बाद की परिस्थितियां ऐसी हुई, बाद में वो नेहरू मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए। उसमें भी महात्मा गांधी ने नेहरू जी को इसके लिए मनाया था और देश के प्रथम उद्योग मंत्री के तौर पर उनकी बहुत देश को देन है। HAL बेंगलोर उन्हीं की देन है, सिंदरी का कारखाना जो है उन्हीं की देन है। बहुत कम समय में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी और कश्मीर के मुद्दे पर, दरअसल भारत पाकिस्तान का जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और जिस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न और शोषण पाकिस्तान यानी जो बाद में बांग्लादेश बना, और वहाँ से जो हिंदू शरणार्थियों का तेजी से भारत की तरफ आगमन हुआ शरणार्थी के तौर पर, उसको लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत मुखर थे। और कश्मीर के मुद्दे पर और दूसरे मुद्दों पर पंडित नेहरू से उनका विवाद हुआ और उन्होंने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया। अब उसी समय जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने एक जो नैरेटिव उस वक्त चलाया, जो बातें सामने रखी, उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गृह मंत्री रहते हुए सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगा दिया। आप सबको ये बात मालूम है। उस समय गुरु गोलवलकर, अच्छा मज़ेदार बात है कि गुरु गोलवलकर भी कोलकाता से उनका बहुत रिश्ता था। वो बेलूर मठ भी आए थे, वहाँ बहुत पहले उन्होंने बहुत समय बिताया था। बाद में वो फिर चले गए थे, बाद में संघ छोड़ दिया था, फिर संघ को ज्वाइन किया। तो गुरु गोलवलकर हेडगेवार जी के बाद जब संघ प्रमुख बने RSS के, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनसे ये बात कही। और संघ में भी, RSS में भी इस तरह के लोग थे। ये बार बार बैन लगाए जाने या राजनीतिक दलों द्वारा निशाने पर लिए जाने के वजह से उन लोगों का ये कहना था कि हमारी विचारधारा को लेकर चलने वाली कोई हमारा भी एक राजनीतिक दल होना चाहिए जो मुख्य धारा में हमारी बात कर सके और जनमत इकट्ठा कर सके। गुरु गोलवलकर इसके बहुत खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये दलगत राजनीति आदमी को राष्ट्र की विकास में बाधा डाल सकती है, और जिस तरह के स्वयंसेवक वो खड़ा करना चाहते हैं वो व्यक्ति के चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक का काम करेंगे। अगर ये राजनीति में, सत्ता की राजनीति में जाते हैं तो उनका भ्रष्टाचार की तरफ जाना, बहुत बड़े थिंकर थे तब, वो जो बात सोचे थे वो अब सही हो रही है, मगर वो विरोध कर रहे थे कि सत्ता की राजनीति में जाने पर भ्रष्टाचार की तरफ रुख हो सकता है, इसलिए हमें किसी एक राजनीतिक दल से दूर रह के अपना काम करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था, आकर्षण इतना ज़्यादा था कि उनकी बातों, ये दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के तालमेल की बात है कि उनकी बात से तैयार होकर के गुरु गोलवलकर ने हामी भर दी। और तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय स्तर के नेता तो थे, राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व तो था, लेकिन उनके पास राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, संगठन नहीं थे। उन्होंने गुरुजी से आग्रह किया कि आप मुझे संघ के कुछ स्वयंसेवकों को और कुछ काबिल लोगों को मेरे साथ दें जो राष्ट्रीय संगठन खड़ा करने में मेरा सहयोग करें। दीनदयाल उपाध्याय को गुरु गोलवलकर जी ने चुना, उन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ लगाया, और कुछ और स्वयंसेवकों को भारतीय जनसंघ जो बना, पार्टी बनी, उसको खड़ा करने में, उसके संगठन को खड़ा करने में उन्होंने RSS के लोगों को जनसंघ की तरफ भेजा। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आप जानते हैं बहुत अल्प आयु में मृत्यु हो गई, और उसके बाद RSS, उसके बाद जनसंघ की वो शक्ति, क्योंकि बंगाल में छीण हो गई, क्योंकि उनके कद का कोई आदमी नहीं था, और ऐसी कल्पना, मतलब आकस्मिक मृत्यु होने की वजह से, और वहाँ पर स्थितियाँ गड़बड़ हुई। बहरहाल हुआ ये कि बंगाल में कांग्रेसियों का, आज़ादी के बाद ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेसियों का शासन था। 1977 में जब जनता पार्टी की लहर आई, JP ने आंदोलन खड़ा किया, उसका असर पश्चिम बंगाल में भी पड़ा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सत्तासीन रहते हुए कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपना कैडर खड़ा किया। कम्युनिस्टों ने, चूंकि बंगाल के पार्टीशन के बाद बहुत सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट था, सबसे ज़्यादा उद्योग वहाँ पर थे, एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आया और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में
दिक्कतें आईं। बंटवारे के बाद वहाँ पर आर्थिक तौर पर बड़ी असमानताएं सामने आईं। उसमें लेफ्ट ने अपनी आइडियोलॉजी को सामने करते हुए, और उस समय के बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक बहुत बड़ी जनसंख्या थी जो लेफ्ट की, वामपंथ की विचारधारा से प्रेरित होकर जमीन में युवाओं के बीच, किसानों के बीच, कामगारों के बीच अपना काम कर रहे थे। तो 77 में इंदिरा विरोधी लहर का फायदा उठाकर पश्चिम बंगाल में सीपीएम सत्ता में आई, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने 3 बड़े काम किए। पहला, भूमि सुधार किया। भूमि का जो असमान वितरण था, उन्होंने भूमि सुधार के नए कानून लागू किए। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट होने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ ज़्यादा होने की वजह से बड़ी संख्या में कामगार और मजदूरों की संख्या थी जिनके हितों की, जिनके अन्याय की, जिनके मजदूरी की, न्यूनतम मजदूरी की बात करने वाली पार्टी वामपंथ बनी। और उन्होंने इतने ट्रेड यूनियंस बना दिए और ज़मीन पर अपना जो काडर बनाया, उसका नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो उसकी फैक्ट्री है, उसके पास तो वोट है नहीं, लेकिन 10,000 लोग उसमें मजदूर काम करते हैं। और इनके हितों की बात करने के लिए, हालांकि बाद में उन्हीं ट्रेड यूनियंस के अत्यधिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और दबाव के चलते ही वहाँ पर धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ जाने लगीं, और दूसरे जो प्रोडक्ट कोलकाता बना रहा था उसके नए विकल्प बाजार में आ गए। तो कई सारे कारण हुए, लेकिन ट्रेड यूनियनों का दबदबा, उनकी गुंडागर्दी, उनकी मनमानी और हर चीज़ पर हड़ताल, विरोध, प्रदर्शन, उसकी वजह से धीरे धीरे उद्योग धंधे वहाँ सिमटना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल के अपने 34 वर्षों के शासनकाल में लेफ्ट ने इस बात का, तो आप बात करेंगे कि 89 के भ्रष्टाचार, 89 के बाद मंडल आयोग का जो मंडल कमंडल की राजनीति हुई, राम मंदिर आंदोलन हुआ या मंडल में सामाजिक न्याय की बात हुई, वो देश के तमाम हिस्सों में उसका असर पड़ा, लेकिन पश्चिम बंगाल उससे अछूता रहा। न मंडल की राजनीति प्रभावित कर पाई, न कमंडल की। और लेफ्ट अपने तरीके से काम करता रहा। उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से खड़ा किया। उसमें आरएसएस को सर उठाने की जगह वामपंथ के रहते पश्चिम बंगाल में नहीं मिली। 2009 एक साल आता है, उससे पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य 2006 के बंगाल के विधानसभा में 234 सीटें पाते हैं, और 2004 में उनके जो वामपंथ की सीटें बढ़कर के इतनी हो जाती हैं कि मनमोहन सिंह सरकार उनके समर्थन पे चलती है। लेफ्ट अजय दुर्ग की तरह 2006 में खड़ा हुआ। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के सबसे शालीन, सबसे समझदार, सबसे पढ़े लिखे, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर बुद्धदेव भट्टाचार्य ने यह फैसला किया कि अब राज्य को औद्योगिकीकरण की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ दोबारा वापस लाना चाहिए। उन्होंने टाटा के नैनो प्लांट के लिए सिंगूर में, और एक और बड़ी कंपनी के लिए उन्होंने नंदीग्राम में ज़मीन का अधिग्रहण करने का काम शुरू किया। और बस लेफ्ट ने अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसानों की ज़मीन भाव और खरीदना, और इस पर ममता बनर्जी जो 2000 में एक सीट पर सिमट गई थी, उनके पास ये मौका आया। उन्होंने नंदीग्राम और सिंगूर में लेफ्ट के ही अस्त्र शस्त्र, राजनीतिक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर लेफ्ट के खिलाफ एक जनमानस खड़ा कर दिया। और जो भद्र लोग, यानी बुद्धिजीवियों का जो पूरा बंगाल को मानसिक तौर पर गवर्न करते थे, उनके दिमाग में ये बात भर दी कि लेफ्ट अपनी आइडियोलॉजी से अलग जा रही है। ममता बनर्जी उसकी नई प्रणेता हैं। उन्होंने बहुत ही धारदार तरीके से वह आंदोलन शुरू किया, और 2009 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट बुरी तरह हारा, और 26 सीटों के साथ यूपीए गठबंधन वहाँ पर जीता, जिसमें ममता बनर्जी को 19 सीटें मिली और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। 26 सीटों, 15 सीटों पर पूरा लेफ्ट फ्रंट, और ममता बनर्जी 4 में 1 लोकसभा सीट वाली नेता 2009 में रेल मंत्री बन गई। और लगा कि पश्चिम बंगाल में अब बदलाव, लेफ्ट के जो जड़ें हैं वो हिल चुकी हैं, उखाड़ फेंकना बाकी है। उसी समय मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख बनते हैं, और यह तय होता है कि अब अखिल भारतीय विस्तार आरएसएस का किया जाएगा। उसमें पश्चिम बंगाल सर्वोच्च वरीयताओं में से एक होगा। लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि अभी
लेफ्ट का उखाड़ा जाना जरूरी है, इसमें ममता बनर्जी का साथ देना होगा। और ममता बनर्जी अभी वो शख्सियत या वो नेता है जो लेफ्ट को उखाड़ फेंकती है, और अगर ममता बनर्जी ने ये काम कर दिया तो फिर अगला निशाने पर ममता बनर्जी ही होंगी, और ममता को उखाड़ फेंकना आरएसएस और बीजेपी के लिए ज़्यादा आसान होगा। तो 2009 में आरएसएस ने ये तय किया और इंतज़ार किया। 2011 में ममता बनर्जी ने जब लेफ्ट को उखाड़ फेंका, तब आरएसएस और बीजेपी को लगा कि अब ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी ने लेफ्ट को उखाड़ फेंकने में नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन के बाद एक गलती की। गलती क्या की? उन्हें यह मालूम था, उन्होंने मुस्लिमों के वोटों की खातिर कुछ ऐसे फैसले किए जिससे उन्हें लगा कि ये वोट बैंक जो लेफ्ट का और कांग्रेस का है, वो इसको तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी रेखा पार की और उनको अपनी तरफ ले आने के लिए थोड़ा तुष्टीकरण करना शुरू किया। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को वो अपनी ज़मीन तैयार होती दिखी, जिसमें खाद पानी देने का काम शुरू करने का वक्त आ गया था। 2011 में ममता बनर्जी के जीतने के बाद जब 2013 के आखिरी 6 महीने में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया, और उसके बाद तुरंत उसी समय आरएसएस ने बंगाल में ज्वाइन आरएसएस नाम से ऑनलाइन ड्राइव शुरू किया। एक ही साथ दोनों काम हो रहा है। और हिंदू अस्मिता की बात, क्योंकि तब तक बांग्लादेश में बहुत चेंज आ चुका था। बंगाली प्राइड के नाम पर बांग्लादेश बना था। आपको मालूम होगा, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश चला तो गया, बंगाल का वो हिस्सा, लेकिन वो अपने को पाकिस्तान के साथ एकाकार नहीं कर पाया था। बंगाल के लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान में उर्दू के बाद बंगाली नंबर 2 लैंग्वेज होनी चाहिए। जिन्ना ने उसको मना कर दिया था। वहाँ आंदोलन हुआ। आज़ादी के कुछ दिनों के बाद 4 लोगों की गोली मार दी पुलिस ने, उनकी मौत हो गई, क्योंकि वो बंगाली भाषा के लिए कर रहे थे। लेकिन वक्त ने कैसा पलटा खाया कि उसी बांग्लादेश में किताबों के टेक्स्ट बुक से, उसी समय जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बांग्लादेश में बढ़ने लगा, और उसी बांग्लादेश में बंगला शब्दों को किताबों के टेक्स्ट बुक से उर्दू से रिप्लेस किया जाने लगा। और ये बात पश्चिम बंगाल तक आने लगी थी। भारतीय जनता पार्टी जो बात सोच रही थी उसके हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, धर्म के आधार पर जो प्रताड़ना हो रही है, उसका असर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर कैसे न पड़ेगा। और दूसरी तरफ सत्ता में रहने वाली नेता मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने पर लगी। बीजेपी ने यहीं से काम शुरू किया, और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दस्तक वेस्ट बंगाल के दरवाजे पर दे दी कि हम आ रहे हैं। और 2016 तक आते आते और ममता बनर्जी शासन में जाने के बाद मुस्लिम वोटों में भी खराब ना हो, इसलिए उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को बनाने के लिए ऐसी गलतियां समय समय पर की, और टीएमसी के कार्यकर्ताओं और गुंडों ने कुछ बलात्कार की घटनाएं, कुछ आपराधिक हिंसा की घटनाएं, कुछ चुनावी हिंसा की ऐसी घटनाएं की जो मुसलमानों के अंदर, हिंदुओं के अंदर एक भावना, और दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरे तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने लगातार प्रतिनिधिमंडल भेजकर हिंदुओं में एक भावना की जागृति उत्पन्न की कि एक दल है जो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली से भी उसके नेता और कार्यकर्ता आ सकते हैं और आपके साथ खड़े हो सकते हैं। और वही ममता बनर्जी जिनको आरएसएस के कैंप में मां दुर्गा काली की बात कही गई थी लेफ्ट से लड़ने के लिए, वैसी आरएसएस और बीजेपी ने जिहादी दीदी ममता बनर्जी को कहना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी के और आरएसएस के आसन्न संकट को देखते हुए फिर कुछ गलतियां की। नतीजा यह हुआ कि जब जय श्री राम और रामनवमी 2016 में ममता बनर्जी के दोबारा जीत जाने के बाद बीजेपी ने फिर गियर बढ़ाया। उन्होंने रामनवमी, हनुमान जयंती और जय श्री राम के नारे पश्चिम बंगाल के गांव कस्बों में लगाना शुरू किया। इसकी काट के तौर पर
पहले तो कहा गया कि बंगाल भगवान राम की धरती नहीं है, ये तो माँ काली की धरती है, तो यहाँ माँ काली की जय होगा, यहाँ जय श्री राम नहीं होगा। लेकिन भद्रलोक में वो बात बहुत नहीं उतर रही थी, तो इसको काउंटर करने के लिए दूसरा नारा दिया गया, जय बांग्ला। जय बांग्ला तब कहा गया था जब बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का बांग्ला के नाम पर जय बांग्ला करके बांग्लादेश में पाकिस्तान की शासन के खिलाफ जब विद्रोह हुआ तो जय बांग्ला का नारा दिया गया था। तो जय श्री राम के बदले जय बांग्ला। आपने भी, मेरे भी कार्यक्रम में इन दिनों भी देखा होगा कि कई जगह कई लोग जय श्री राम कहें तो आप समझ जाइए बीजेपी, और अगर जय बांग्ला कहें तो समझ जाइए टीएमसी। इसकी काट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरी चाल चली। उन्होंने कहा कि बंगाल का जो राष्ट्रवाद है, बंगाली उपराष्ट्रवाद आप कह सकते हैं, सब नेशनलिज्म, उसको बढ़ावा दिया गया। टीएमसी की तरफ से, बंगाल के लोगों की तरफ से बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर, बंगाली उपराष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया गया। उसकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम को अपना हथियार बनाया। चुनाव से कुछ महीने पहले 75 साल पूरे होने का लक्ष्य उत्सव मनाया गया, वंदे मातरम, जिसको लेकर के इतना विवाद हुआ। संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति और मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति वाली पार्टियों ने वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत को सिर्फ 3 स्टैंजा पढ़ने दिया और बाकी नहीं। फिर बंगाल इलेक्शन से पहले इसको ये तय किया गया कि अब ये आकाशवाणी पर उसकी धुन, आकाशवाणी की धुन के बाद पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। इन्होंने, टीएमसी ने जो बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर, बंगाली को अपना हथियार बनाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कहा कि ये राष्ट्रवाद की छतरी के नीचे है और बंगाली राष्ट्रवाद भारत के राष्ट्रवाद से ऊपर नहीं है। और देखो, उसके लिए हम सबसे ज्यादा कमर कस के खड़े हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए, उनके राष्ट्रवाद के लिए और वंदे मातरम के लिए। बंगाली लोगों में इस बात का असर गया एक तरफ, और दूसरी तरफ पिछले साल बांग्लादेश में फिर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो सामने आया और भारत के प्रतीकों को, हिंदुओं पर जिस तरह से हमले किए गए, वो बंगाल का हिंदुस्तान का हिंदू तो देख ही रहा था, बंगाल का हिंदू भी देख रहा था। मैं बार बार कहता हूं कि ममता बनर्जी ने 2021 में, उसके पहले वो चावल देती थी, गरीबों का इलाज, उन्हें ये लगता था कि फ्रीबीज, सोशल वेलफेयर की ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमें गरीबों तक पहुंचाकर अपने शासन की बात करके इसको काउंटर किया जा सकता है। उन्होंने किया भी। 100 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपये युवा साथी के तौर पर, रूपश्री, कन्याश्री, तमाम योजनाएं दी और ज़मीन पर उस योजनाओं को डिलीवर किया। ऐसा नहीं है, उन योजनाओं को डिलीवर किया और इसीलिए उन्हें ये विश्वास था, और हमारे जैसे लोगों को भी, कि कैश हर जगह फ़ायदा करता है। तो एक मजबूत वोट बैंक उनके पास वेलफेयर स्कीम्स वाले, और जो मुसलमानों को एकजुट करने की दिशा में पिछले 7 वर्षों से वो लगी हुई थी, वो इनका साथ देंगे। मगर 2021 में जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने की, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोर कड़ी थी, उसने ग्राउंड पर तो काम कर लिया, हिंदू मुस्लिम का सेंटिमेंट भी आ गया, उसके पास कमजोर कड़ी थी, नेता नहीं था। अपना नेता रातों रात खड़ा भी नहीं किया जा सकता था। इसके बाद टीएमसी के जो मजबूत नेता थे, 2021 में उनको लाने का काम किया, लेकिन समय इतना कम था कि वो बीजेपी के चेहरे बनने के बजाय टीएमसी के बागी या टीएमसी से ममता बनर्जी को धोखा देने वाले नेता के तौर पर जाने गए, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल राय हो। और इसलिए बंगाली जनमानस उन नेताओं के पीछे नहीं खड़ा हुआ। लेकिन इन 5 वर्षों में शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय नेतृत्व से मिले जन समर्थन की वजह से अपनी एक भूमिका, लड़ने वाले योद्धा और सनातन के चेहरे, और उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा हिंदू, सनातन, हिंदू, 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 इसी पर काम किया। और ममता बनर्जी, और उन्हें इस तरह का इंस्ट्रक्शन भी होगा, जमीन पर यह काम होते रहा, और ममता बनर्जी बीजेपी के ट्रैक
ट्रैप में फंसते हुए मुस्लिम वोटों की तरफ अधिकाधिक गई। जब तक उन्हें एहसास होता, मंदिर का जीर्णोद्धार कराती, मंदिर का पुनरुद्धार करती, तब तक बीजेपी अपना काम आगे बढ़ा ले चुकी थी। ये बात अलग है, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, ऐसे चुनाव भारत ने आज़ादी के बाद नहीं देखे। SIR हुआ, वोटिंग, इतनी ज़्यादा वोट पड़े, काउंटिंग हुई, काउंटिंग में तमाम तरह के आरोप हैं। ये तो बात तय थी। अगर जो लोग भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान कार्यशैली को जानते हैं तो उन्हें ये बात का अंदाज़ा था कि इतने इंतज़ाम के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार जाएगी। शायद ऐसा नहीं होगा, और वैसा हुआ भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 38 से 40% वोट 2019-21 के चुनाव में मिल रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी यानी 100 में 38-40 आदमी, दीदी के ऊंचाई पर भी 38-40 आदमी बीजेपी अपने पास लाने में कामयाब हुई थी। उसे 44-45 लोग चाहिए थे, यानी 3-4 लोगों को और बढ़ाना था, यानी 3-4% और अपने आप को बढ़ाना था, और दीदी का 3-4%, 5% घटाना था। आज भी दोनों के बीच में 4% का अंतर है। उसने अपनी सारी चाक चौबंद व्यवस्था से ममता बनर्जी को चौतरफा घेरा, चाहे आइडियोलॉजी के स्तर पर हो, चाहे हिंदू मुसलमान के स्तर पर हो, चाहे एंटी इनकम्बेंसी तो 15 साल की आनी ही थी, महिलाओं के मुद्दे पर हो। अभी जो वोट मिले 41%, 40% से कुछ ज़्यादा ममता बनर्जी को अभी भी वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा मिला। अभी भी जो वोट उनके पास खड़े हैं वो जो मिले हैं वो वेलफेयर स्कीम्स और मुसलमानों के वोट और कुछ जो सेकुलर या हर जगह सेकुलर लोग जो इस तरह की बात जो इस मान्यता में विश्वास रखते हैं कि हिंदू मुस्लिम की और इन चीज़ों पर चुनाव नहीं होना चाहिए, या बिहार बीजेपी को, वो लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे। लेकिन फिर भी बीजेपी ने जो ये पूरी रणनीति वो चलते चली आई, उसका फ़ायदा उसे मिला। एक मामला ये था कि 34 साल वामपंथ, 15 साल TMC, कुछ दिन बीजेपी को भी देखकर देखते हैं। और ये जो पूरा कालचक्र 50 साल का था, तीसरी बार सत्ता परिवर्तन में ये तमाम चीज़ें। और एक बात याद रखिए, परिवारों की राजनीति करने वाले लोग या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ परिवारों के दम पर चल रही हैं, उन्हें सत्ता में रहने की बहुत जल्दी है, या उन्हें बेचैनी या बेकरारी रहती है। भारतीय जनता पार्टी, RSS और वामपंथ, ये दो विचारधाराओं को किसी व्यक्ति विशेष से कोई लगाव नहीं है। वो अपनी विचारधारा और संगठन से वेट कर सकते हैं। वो 10 साल वेट कर सकते हैं, 15 साल वेट कर सकते हैं, अभी नहीं तो कभी तो सही। इस फार्मूले पर वामपंथ और दक्षिणपंथ चलता है, इसका फ़ायदा भी उन्हें मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो परिवार के लोग चला रहे हैं, उन्हें यह रहता है कि उन्हें अपने ही जीवन काल में अटल जी वो दिन देखने के लिए, या दीनदयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो दिन देखने के लिए नहीं हैं जो सपने उन्होंने देखे थे। लेकिन उनके आने वाली पीढ़ियों ने उन्हीं चीज़ों पर चलकर, और जो गुरुजी ने कहा था कि सत्ता की राजनीति हमारे लोगों को भ्रष्टाचार की तरफ ले जा सकती हैं, गुरुजी की बात को भी थोड़ा एक लाइन किनारे रखकर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल जीत लिया। और जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, वो अब 1951 में जो सपना उन्होंने देखा था, 75वीं वर्षगांठ, 75वीं साल में 2026 में उसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पूरा कर दिया। नमस्कार।